हाँ लिखेंगे, पंजाब विजय के बारे में अभी तो लिखेंगे, कल हम लोग समझ लिए थे। हाँ ठीक है, बैठिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अब हम देखते हैं आज पंजाब विजय, टॉपिक बना दीजिए पंजाब विजय। ऐसे करके इसको लिख सकते हैं से लेकर के, ठीक। तो पंजाब विजय को हम लोगों ने समझ लिया था कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद धीरे धीरे पंजाब का डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर वैसा कोई योग्य शासक मिला नहीं पंजाब को, जिसकी वजह से पंजाब खुद पे फिर खड़ा हो सके, नहीं मिला। तो इसका, इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेज तो ऐसी ताक में लगे ही रहते थे, उनका गिद्ध का नजर हुआ मतलब रहता ही था कि कहाँ किसी का मौत हुआ, कोई कमजोर हुआ तो अपना मारो झपट्टा और उसको नियंत्रित कर लो। तो 1845 में फाइनली उन्होंने 1849 में फाइनली उन्होंने पंजाब को भी अपने अधिकार में मिला लिया। तो हम लोग इसको कब समझ लिए थे, अब इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, रणजीत सिंह 18वीं सदी के, रणजीत सिंह 18वीं सदी के अंतिम दशक तथा 18वीं सदी के अंतिम दशक तथा 19वीं सदी के प्रथम पूर्वार्ध में रणजीत सिंह ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करी थी, या स्थापना करा था। रणजीत सिंह ने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत पाकिस्तान का एक बड़ा भूभाग, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल जैसे इलाकों का क्षेत्र शामिल था। दूसरा पॉइंट लिखिए, इनकी प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों पर मुख्यतः मुगलों का प्रभाव देखा जाता था। आगे लिखिए, इनकी एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि अफगानिस्तान एवं अंग्रेजों से अपने राज्य को सुरक्षित रखना। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ
आगे लिखिए, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ दो अन्य कारणों से भी इनकी चर्चा होती है। दो अन्य कारणों से भी इनकी चर्चा होती है। प्रथम, सेना का आधुनिकीकरण एवं अंग्रेजों के प्रति नीति। प्रथम, सेना का आधुनिकीकरण एवं अंग्रेजों के प्रति नीति। आगे लिखिए, रणजीत सिंह की सेना के संदर्भ में कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के बाद या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एशिया में इनकी दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। अमृतसर एवं लाहौर कर लीजिए। अमृतसर एवं लाहौर में अगला पॉइंट में लिख, अमृतसर एवं लाहौर में तोपखाना का निर्माण करवाया था। इसी में लिखिए, फ्रांसीसी एवं यूरोपियों या फ्रांसीसी एवं यूरोपीय लोग भी इनकी सेना में थे। फ्रांसीसी एवं यूरोपीय लोग भी इनकी सेना में थे। अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों के साथ संबंधों में सैन्य विकल्प के साथ कूटनीतिक विकल्प को अत्यधिक महत्व दिया। कूटनीतिक विकल्प को अत्यधिक महत्व दिया। अर्थात मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए या मित्रवत संबंध बनाए रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहे। सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहे। टॉपिक दीजिए, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, या पंजाब लिख दीजिए, पंजाब युद्ध भी लिख सकते हैं। पंजाब युद्ध, आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46 लिखिए इसके बारे में। कारण में लिख लीजिए, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा तथा युद्ध के लिए अच्छा, इन्होंने पहले युद्ध नहीं करा था। यहाँ एक भी बात ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने पहले युद्ध का शुरुआत नहीं किया था। इन्होंने
पंजाब के सैनिकों को या पंजाब को उकसाया था युद्ध के लिए, और वो लोग पूरा एकदम युद्ध के लिए तैयार होके शुरू। सेना को उकसाना। दूसरा पॉइंट लिखिए, सिख सेना के द्वारा ब्रिटिश सेना पर आक्रमण एवं युद्ध की शुरुआत। ब्रिटिश सेना पर आक्रमण एवं युद्ध की शुरुआत। परिणाम देख लेते हैं। लिखिए, युद्ध में पंजाब की हार या सिखों की हार कर लीजिए, एक ही बात। युद्ध में सिखों की हार। 1846 में लाहौर की संधि। 1846 में लाहौर की संधि तथा इसी वर्ष भैरोवाल की संधि के भैरोवाल की अनुपूरक संधि। भैरोवाल की अनुपूरक संधि भैरोवाल की अनुपूरक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये लगभग सहायक संधि की तरह है, भैरोवाल की अनुपूरक संधि। दूसरा लिख लीजिए, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध। अठारह सौ 1847 से 49। 1847 से 49। देखिए, इसमें हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, परिणाम देख लेते हैं। युद्ध में सिखों की पराजय। युद्ध में सिखों की पराजय तथा पंजाब पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार। आगे देखिए, रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह को पेंशन दिया गया। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह को पेंशन दिया गया। घटना परिणाम क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व है नहीं इस युद्ध का, तो बस हम यही जान लेंगे कि इसके द्वारा क्या होगा। पंजाब
पर पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का स्थापित हो जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा डीप में तो जाएंगे नहीं इसके बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, 1814 से 16 में नेपाल के साथ भी एक युद्ध लड़ा जाता है। नेपाल, ये वाला इलाका, तो नेपाल के साथ युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और नेपाल पर अधिकार हो जाता है। तो 18 को भी नोट करके लिख लीजिए। 1814 से 16 में नेपाल के साथ युद्ध एवं अंग्रेजों का नेपाल पर अधिकार। नेपाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा और देख लेते हैं, बर्मा के साथ भी युद्ध हुआ है। तो बस हम डेट देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, सवाल इससे एग्जाम में आने वाले नहीं, ठीक है। तो 1824-26 प्रथम युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। दूसरा है 1852 में, 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अठारह सौ 85 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसी में लिखे ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद बर्मा पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण। इसको लिख लीजिए। ओके, अब हम आगे देखेंगे डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो डलहौजी एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर था। हम लोगों ने इसके बारे में इसका कार्यकाल देखा था। सिर्फ क्या देखा था हमने? तो इसका कार्यकाल देखा था, याद है किसी को? 1848 से 56। हाँ, बहुत सही। 1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार।
1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी जब 1848 में इंडिया आया था, तो इसका शुरू से ये मोटिव रहा था, शुरू से ये कह सकते हैं कि इसका एम रहा था कि अब जो जिन सहयोगियों के साथ हुआ था कि मेल मिलाप करके चलेंगे या जो भी किसी तरह ले के चलेंगे, तो वो सब अब बात खत्म करना है। अब सीधे सीधे जितना ज्यादा हो सकता है, जितने ज्यादा क्षेत्र पर हो सकता है, अंग्रेजों का या अपना अधिकार करना है, भारतीय राज्यों पर अपना अधिकार करना है। तो जो सहायक संधि चल रही थी उसको कहा कि ये सब हटाओ, ये सब फालतू चीजें अब नहीं चलेगा। अब जो भी सहयोगी राज्य है उनको या तो देखो, उसने 3 उपाय अपनाए थे, 2 उपाय मुख्यतः कर सकते हैं। पहला क्या करता था, एक जो मुख्य था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको गोद निषेध नीति कहा जाता है। गोद निषेध नीति। अरे इसमें क्या करता था वो कि जो ऐसे जो राज्य हैं जिनका कोई वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है, मतलब क्या वास्तविक मतलब क्या हो कि बायोलॉजिकल जो कोई ये मतलब मान लीजिए मैं किसी राज्य का शासक हूं, अब मेरा कोई ये बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, तो कहता था कि नहीं फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले क्या था कि गोद लेके किसी और को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था कि जैसे मेरा अगर कोई बेटा नहीं है तो हम किसी को गोद लेकर के अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। तो बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ये सब अब नहीं होने वाला है। अगर आपके पास वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका राज्य अंग्रेजों के अंदर मिला लिया जाएगा, अंग्रेज नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बात बोला था कि अगर आपने गोद ले लिया है पहले से, तो गोद लिया है तो अगर अंग्रेज के जो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी के मतलब कह सकते हैं कि पेपर वर्क के थ्रू, हाँ यही कह सकते हैं, पेपर वर्क के थ्रू अगर आपने ये किया है तो चलिए तब हो सकता है कि कुछ हद तक माना जाए। लेकिन अगर वास्तविक उत्तराधिकारी आपके पास नहीं है तो आपका राज्य जो है वो क्या होगा, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा, आपका ये खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या किया जाता था कि वैसे राज्य जो मतलब उनको लगता है कि ये यहाँ शासन ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ के जो शासक है वो बेकार है, भ्रष्ट है, प्रशासन ठीक से नहीं संभाल रहा है, तो ऐसा कोई अगर राज्य दिखाई पड़ा था तो कहते थे कि चलिए आप हटिए, आप प्रशासन ठीक से चला नहीं रहे हैं तो बेकार है। तो कुशासन के नाम पे भी कई राज्यों को अंग्रेजी अधिकार में शामिल कर लिया जाता है। अब इसके तहत जो सतारा है, ये हो गया आपका झांसी हो गया, ये सब 2-3 राज्य या कह सकते हैं 3-4 राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये हड़पा गया था, हड़पा ही कह सकते हैं, हड़पा ही गया था। इसमें जो प्रमुख है कुशासन के तौर पर अवध को 1856 में कुशासन के तहत अवध को नियंत्रण में ले लिया गया था पूर्ण रूप से उस पर। अच्छा, पूर्ण रूप से अधिकार क्या करेगा अवध पे? भाई 1801 में तो यहाँ सहायक संधि हुआ ही है,
तो सब चीज तो इसके अधिकार में है ही। तो कहने को मात्र एक अवध राज्य बचा हुआ था। यहाँ का नवाब कौन था उस समय? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही इरिस्पॉन्सिबल और अय्याश हुआ करता था। इसको प्रशासन से और ये से कोई बहुत ज्यादा मतलब रहता नहीं था, अपना दिन भर अय्याशी करता रहता था। तो इस पर ये एक मूवी भी बना है और कहानी भी लिखी गई है, शतरंज के खिलाड़ी, है ना। अच्छा, ये करेगा भी क्या? इसके अंडर है भी क्या? इसके अधिकार में कुछ बचा तो है ही। 1801 में सहायक संधि के द्वारा तो सब कंट्रोल ब्रिटिश के पास आ गया है, तो ये कर भी क्या सकता है बहुत ज्यादा। तो 1856 में कुशासन के नाम पे अवध को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है, तो अब हम इसको पॉइंट में करके लिखते हैं। लिखिए, भारत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, भारत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, युद्ध के द्वारा बर्मा पंजाब एवं सिक्किम पर नियंत्रण। अगला पॉइंट इसी को लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गोद निषेध नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति। लिखिए, इस नीति से यह आशय है कि जो राज्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों पर निर्भर थे, और जिनके वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे, तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने के प्रचलन को रोक दिया गया। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने
सतारा, झांसी एवं नागपुर को इत्यादि राज्यों का विलय किया। अगला पॉइंट ये है, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से मना कर दिया, तो पेंशन देना बंद कर दिया। अठारह सौ तिरपन में, अगला पॉइंट, 1853 में निजाम से बराव का क्षेत्र वापस ले लिया। बराव का क्षेत्र वापस ले लिया। 1856 में कुशासन के नाम पर अवध का विलय। ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, अवध के शासक वाजिद अली शाह थे। अवध के शासक वाजिद अली शाह थे। ठीक है, अब हो गया। तो अब हम लोग देखें, कुछ प्रश्न देखेंगे। कल हम लोग कुछ प्रश्न देख लेंगे इस पर। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।